आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का। आज अपने चैनल के माध्यम से सभी कोयलांचल वासियों को, पूरे देशवासियों को धनतेरस की तहे दिल से बधाई। आप दिवाली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बच्चों को पटाखे से दूर रखें। ये दिवाली एक सौहार्द का पर्व है और साथ ही हम आज विभाग वक्ता हमारे रवि रंजन जी से एक अति महत्वपूर्ण सवाल जो क्षण के पूरे देश में अभी फैला हुआ है, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारा रवि रंजन जी आपसे सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी 2 महिला मित्र है, शायद पूरे देशवासी इससे वाकिफ़ हैं। एक हैं वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी, दूसरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन। उनके पति क्यों नाराज हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री से? रवि रंजन जी विस्तार करेंगे। आज मोदी जी जिस ढंग से नीतीश कुमार पर हमलावर है और महिलाओं के सुरक्षा के लेकर के वह जितना चिंतित दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के कारण देश की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन नीतीश ने यही बात नरेंद्र दास मोदी जी से पूछना चाहिए आज देशवासियों को कि जब हमारे देश की महिलाओं को जंतर मंतर पर पुलिस की बूट से कुचला जा रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप थे? जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप थे? और 2017 में आप देखे होंगे कि जिस समय गुजरात चुनाव चल रहा था और वहाँ पर एक पत्र आया हुआ था जो आनंदी पटेल का पति थे, वे एक पत्र को वायरल किए थे जो कि अडवाणी जी जो भाजपा के बुजुर्ग नेता है उनके नाम से वो लेटर इश्यू किए थे और वो गुहार लगाए थे कि सरकार हमारे परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि नरेंद्र दास मोदी जी का हमारे परिवार में इतनी दखल है कि वह उनके बिना हमारे घर में नमक भी नहीं डाला जाता है। और यदि आप लोग इस पर कोई भी इसको रोकने का काम नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या तक कर लेंगे। और उस समय आपका हार्दिक पटेल को, जो उस समय कांग्रेस में हार्दिक पटेल जी थे और भाजपा उन पर हमलावर थी और उनकी सीडी और वीडियो रिलीज किया जा रहा था और उन्हें बदनाम करने की, उनको मतलब कि सेक्स स्कैंडल में फंसाने की जो काम किया गया था, उस समय आनंदीबेन की पति जो है वह बार बार गुहार लगाए थे और बोले थे कि हमें बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि यह शख्स, और उसमें वह गुहार लगाए थे कि आप ये, जब से वह 1995 में जब मुख्यमंत्री थी आनंदी पटेल जी, और उसी समय से वह नरेंद्र मोदी जी के नज़दीक में आ गई थी और उनके नज़दीकी में आने के कारण वे अपने पति से दूरी बना ली थी और उनकी पति के बीच में, और इसका सारा ये मोदी जी ही जिम्मेवार हैं। और उस समय ये पूरे लेटर को वायरल किया गया था, पूरे चुनाव में वायरल हुआ था और बीजेपी वहाँ पर हारते हारते बच गई थी। अब बात आता है कि आनंदीबेन का ये चीफ मिनिस्टर जब 95 में थी और उसके बाद से जो संबंध बना, आज भी वह कहीं पर भी कोई चुनाव नहीं जीतती हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर है नहीं है, लेकिन नरेंद्र दास मोदी जी देश के सबसे बड़े सूबा राज्य उत्तर प्रदेश बोला जाता है और वहाँ का राज्यपाल बना करके और लखनऊ में उनका निवास स्थान रखा गया है। आखिर कारण क्या है, देश यह जानने का भी प्रयास कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी का पति प्रकाश लाल जी है, जो मोदी जी का बराबर खिलाफत करते हैं और वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है और राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। और उनका कहना है कि नरेंद्र दास मोदी यदि 2024 के चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य होगा, क्योंकि देश की जो हालात आज ये नरेंद्र दास मोदी जी कर दिए हैं कि यदि अगर वह तिबारा प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर आते हैं तो देश को कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ सकती है। और यही नरेंद्र दास मोदी को वह तानाशाह का भी संज्ञा उन्हीं का देन है। उनकी 1-2 किताबें भी आप देखते होंगे कि बाज़ार में बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छे मार्केट भी पकड़े हुए हैं और बहुत बड़े एक विश्लेषक के रूप में वह जाने जाते हैं। और उनका ये कहना कि नरेंद्र दास मोदी जी जब से
देश के प्रधानमंत्री ये 9 साल के बीच में देश को जिस ढंग से बंटाधार किए हैं, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया है। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बनते थे वह कोई ना कोई PSU लगाते थे ताकि देश में रोजगार सृजित हो सके। लेकिन यह पहला ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो कोई भी एक भी PSU नहीं लगाया, बल्कि जो हमारे पूर्ववर्ती के प्रधानमंत्री या सरकारें थी वह जो भी आया 5, 7, 10, 20 जरूर PSU लगाया और लोगों को रोजगार सृजित कर करके समाज को देने का काम किया और सब उस देश के विकास में बड़ी योगदान दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ये अपने कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में एक भी PSU नहीं लगाए और वह पूरे देश के PSU को बेचने का कार्य कर रहे हैं। और यदि जो बचा हुआ भी है, अगर ये दोबारा आ जाते हैं देश में, तो ये फिर हमारा ये देश का जितने भी कल कारखाने हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, वह एक भी नहीं बच पाएगा। क्योंकि आज जो सरकार है ये पूरे कर्ज पर चल रही है। आज की जो हमारे भारत सरकार चलाया जा रहा है, क्योंकि मित्रों की लाखों लाख करोड़ रुपया जो लोन उन लोगों को दिया गया था और उन्हें माफ़ करते जा रहे हैं, उनसे कोई भी वसूली का कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन गरीब यदि कोई भी मांग करता है, जैसे कि OPS की बुजुर्ग लोगों के OPS हो, ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसे भी ये खत्म कर रहे हैं। वे तो अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय से खत्म है, लेकिन मोदी जी भी उसको नहीं लागू कर करके जो देखे होंगे कि अभी आपका रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में OPS के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जो हमारे सेना के रिटायर फौजी हैं, उनका जो ORP की मांग है और वह भी मांग कर रहे हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन ही लागू किया जाए। लेकिन ये नया जो पेंशन लागू किया है उसी पर अड़े हुए हैं। और आज तो शायद एक तीसरा किस्त भी, क्योंकि चुनाव आ गया है और वे लोग धरना पर आज भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो आज शायद तीसरा किस्त भी ये रिलीज किए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह का आज बयान आया है। लेकिन बात देश को ये समझना होगा कि आखिर के 9 साल में ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या कारण है कि देश की ये लोग तो दिखाते हैं कि GDP आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन में देश की GDP को ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि हम लेकर जाएंगे कैसे। क्या ये जो सरकार है आज, जो ये ब्रांडिंग की जो सरकार है, सिर्फ ब्रांडिंग कर करके कोई भी योजना है उसको जितना योजना का बजट होता है उस सारे बजट को सिर्फ ब्रांडिंग में लगा दिया जाता है। सिर्फ एक आदमी का चेहरा चमकाने से क्या देश का विकास उस ब्रांडिंग से हो सकता है, चेहरा चमकाने से हो सकता है, या उस योजना में पैसा लगाने से देश का विकास हो सकता है? यह भी देश को समझना होगा। बेरोजगारों को समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से इन लोगों को 2014 से छलने का काम किए, आज तक छल रहे हैं, फिर भी हमारा युवा जाग नहीं रहा है। और यदि ये युवा अब नहीं जागेंगे तो ये आने वाला भविष्य उनके लिए अंधकारमय होगा। और हम और आपको भी यह बात सोचना होगा कि यदि हम प्रधानमंत्री को यदि इसी ढंग से हम उनकी ताकत बढ़ाते गए तो यह हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। देश को कंगाल, भुखमरी जो आज भी देख रहे हैं कि इंडेक्स का जो बात आता है, इंडेक्स में भी हैंगर इंडेक्स में भी हम आज 111वां स्थान प्राप्त कर लिया है 126 देश में। ये सब क्या हो रहा है देश का? लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी बोलते हैं, या उनका जो चटुकार पत्रकार है या जो उनके मित्र मंडली है, वे लोग आज भी बोल रहे हैं कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन विकास चारों तरफ आप चश्मा लगा करके ढूंढ लीजिए, कहीं आपको विकास नजर नहीं आता। रवि रंजन जी बीच में हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इतने बड़े उनके लांछन, जहां आपने एक बात रखा कि उनके पति जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक पत्र जारी किए थे। हमारे दर्शक कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहेंगे, या हमारा भी आग्रह रहेगा कि वो पत्र को भी आप प्रकाशित करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का एक मामला है। ये प्रधानमंत्री के ये आज का नहीं, 2017 से वह पत्र पूरे मार्केट में अगर आपके पास उपलब्ध है हमारे इस, और आपको भी आपके चैनल को हम मुहैया करा देंगे वह पत्र को, जो कि वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल आडवाणी के नाम से वो पत्र तो पहले से लिखा गया था, लेकिन उस समय
चुनाव के दरमियान भी उस पत्र को जोर शोर से मार्केट में आया था और वह आज भी मार्केट में तैर रहा है वह लेटर को। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज जो दूसरे पर लाछन लगाते चलते हैं, कभी वो अपने गिरेवन में नहीं झांकते हैं, क्योंकि उन्हीं का यदि था कि जो महिलाएं गुजरात में ही कुछ महिलाओं का ये जासूसी कराए थे, यह भी इन पर आरोप है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर, नरेंद्र दास मोदी जी के ऊपर ये आरोप है कि महिलाओं का जासूसी कराते हैं। अभी आपको उनका बनारस का ही संसदीय क्षेत्र है, जहां पर एक आईटी की छात्रा के साथ जो कुकर्म किया गया है, उस पर ये प्रधानमंत्री जी हमारे क्यों नहीं कोई बयान देते हैं। उसका जब इनके संसदीय क्षेत्र में कोई महिला सुरक्षित नहीं है और फिर भी ये बात करते नहीं, हैं। ये मामला कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नारी वंदना का श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सीधा सीधा आरोप है। एक उम्मीद और विश्वास भरी आशा के साथ इनको 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था और पूरे देश, भारत की जनता एक आशा भरी निगाहों से प्रधानमंत्री को देख रहे थे। और अगर इस तरह का इनके ऊपर लांछन प्रमाणित हो तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास पर ये खरा उतरने का काम नहीं किए हैं। चलिए, आपका स्वागत है रविरंजन जी। जय हिंद, जय भारत।